आज मौर्य का राज्य प्रशासन, अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोग पढ़े थे इंडिका के बारे में, कैसे इंडिका अधूरा सत्य, और इसे जो मेगाफिन ने लिखा है, इससे पता चलता है कि वो भारत के बारे में अपने भाषाई अज्ञान के कारण बहुत कुछ नहीं था। लेकिन अगर हम बात करें मौर्य राज्य प्रशासन का, तो उसका केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था कैसा था, ये जानने के लिए कुछ चीजें हैं जिसको हमको जानना होगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि राजा की शक्ति और आदर्श क्या। तो अगर राजा की शक्ति की बात की जाए तो राजा सर्वोच्च होता है, तो सबको पता है। सर्वोच्च इट मीन्स कि वो सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी था, यानी कि दंडाधिकारी वही होता था। अगर बात की जाए तो सेना का भी वो हेड था, यानी कि सेना का प्रमुख होता था, न्याय का प्रमुख होता था, कार्यकारी क्षेत्रों में भी वो सर्वोच्च अधिकारी होता था। ऐसा बताया गया है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के लेखक का नाम है विष्णु गुप्त, या यूं कहें कि उनके जो एक और नाम तुमको जो कहा जाता है वो कहा जाता है कौटिल्य, और कहीं कहीं तो उनको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में विभिन्नताएं हैं, बहुत बहुत सारे मत हैं। किसी ने बताया है कि गोत्र के आधार पर नामकरण हुआ है, किसी ने बताया है कि कर्म के आधार पर नामकरण हुआ है। तो बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, इसमें हम लोग अलग से क्लास। तो उन्होंने बताया है कि प्रशासन पर के शीर्ष पर राजा था, और न्याय का, सैनिक का और कार्यकारी प्रशासन का वो हेड होता था। ठीक है। और राजा की शक्ति को कौटिल्य श्रेष्ठता प्रदान करते हैं, बताते हैं कि राजा जो है वो ही श्रेष्ठ है। राजा को विधायिका के क्षेत्र में भी सर्वोच्च स्थान कौटिल्य ने दिया है, यानी कि विधायिका के मामले में भी राजा का जो पोस्ट होगा वो सबसे ऊंचा होगा। क्लियर। अगर बात की जाए कि राजा का जो आदेश होता था वही धर्म है, वही लोकाचार है, यानी कि राजा का आदेश जो है उसको लोकाचार में लाना अनिवार्य है। तो कहने का मतलब है कि कौटिल्य के अनुसार राजा सर्वोच्च और निर्बाध रूप से सर्वश्रेष्ठ अधिकारी होता था। अब बात है कि अगर राजा है तो राजा में कुछ योग्यताएं भी होनी चाहिए। अब राजा को इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस से होनी चाहिए। योग्यताओं को भी बताया है कौटिल्य ने, चाणक्य ने या विष्णुगुप्त ने। और उन्होंने कहा, कौटिल्य का लिखता है कि राजा जो हो वो उच्च कुल का होना चाहिए, और उसमें दैवीय बुद्धि शक्ति होना चाहिए। तो राजा जो हो, उसका जो परिवार हो अच्छे परिवार से बिलोंग करता हो, और उसके अंदर दैवीय शक्ति या बुद्धि कम से कम होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि और संस्कार आपको आपके घर से मिलता है, बाजार में बिकने वाली चीजें नहीं, वो होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जो कि राजा की शक्ति होती है। राजा चूंकि सर्वश्रेष्ठ होता है, और सर्वश्रेष्ठ होने के लिए एक शक्ति की जरूरत होती है, और चाणक्य ने बताया है कि जो गुरु का नहीं सुनता वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम बोलते हैं कि ये करो, और सोचते हैं कि हम तो मसला तो झूठों को बोलता है, मसला बोलता है तो मुंह फूल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, जो गुरु का नहीं सुनता, और हर इंसान का गुरु होना चाहिए। तो कौटिल्य कहते हैं कि राजा वही सर्वश्रेष्ठ है जो गुरु की सुनता हो, क्योंकि गुरु के पास सिर्फ ज्ञान होता है, सत्ता नहीं होता है। गुरु आपको रास्ता बता सकता है, मार्ग बता सकता है, वो आपको मार्ग पे चलने के लिए जबरदस्ती धक्का नहीं देता। तो आपको गुरु का सुनना होगा। कौटिल्य बताते हैं कि राजा धार्मिक होना चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक नहीं होगा तो उसको धर्म का ज्ञान नहीं होगा, और हर धर्म यही सिखाता है कि मानव सेवा ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। तो सेवा भाव धर्म ही सिखाता है। तो धार्मिक होना चाहिए। राजा सत्यभाषी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि राजा बोल दे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर साल बाद में कह दे कि ये तो मजाक था, चुनावी जुमला था।
राजा को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर राजा कह दे कि 2 करोड़ नौकरी देंगे तो 2 करोड़ एक नौकरी न दे और उससे एक कम भी न दे। 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए। तो राजा को सत्यभाषी होना चाहिए। जिस देश का राजा सत्य बोलने वाला नहीं होगा, उस राजा का तो पता नहीं, लेकिन देश का तो जय श्री राम हो जाएगा। कौटिल्य ने क्या कहा है कि परस्पर विरोधी बातों से वो परे हो, मतलब अपने ही बातों को बार बार पलटी ना मारता हो, वो पलटू राम नहीं होना चाहिए। राजा को कैसा होना चाहिए? तो राजा का जो लक्ष्य हो वो अर्जुन की तरफ बहुत ऊंचा, कि मछली की आंख में भी निशाना कड़ाही में देख के लगा है। यानी कि राजा का लक्ष्य दूरदर्शी होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, उसका विजन ब्रॉड होना चाहिए। वो छोटी मोटी बातों में ना उलझे। वो इसमें ना उलझा रहा है कि फलाने नेता ने मुझे गाली दे दिया, मेरी माँ को गाली दे दिया, मेरे भाई को गाली दे दिया। उसका लक्ष्य विजन होना चाहिए कि देश कैसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। ऐसे ही आज भी चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की कल्पना नहीं की जाती है। जो मगध साम्राज्य था, इतना विस्तार गुप्त काल मौर्य काल में हुआ, उसकी ऐसे ही कल्पना नहीं की जाती, क्योंकि उसके पास विजन था, उसने विस्तार किया, उसके सपनों को बाद में अशोक ने पूरा किया कलिंग। तो राजा को हमेशा दूरदर्शी होना चाहिए, अति उत्साही ना होना चाहिए, तुरंत उत्साह नहीं आना चाहिए, गंभीर होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। और दीर्घ सूत्री ना हो, सामंत राजाओं को नियंत्रण में रखने वाला हो, दृढ़ बुद्धि हो, और छोटी परिषद वाला ना हो। मतलब ऐसा राजा नहीं हो कि सिर्फ आस पास तो 4 लोग ही बैठे। राजा के पास एक बड़ा सा दरबार होना चाहिए, क्या कि जितने ज्यादा विद्वान लोग ज्ञान देंगे उतनी ज्यादा उसके पास ऑप्शन बढ़ेंगे। अब 4 ही लोग बैठेंगे तो 4 लोग का ही सुनना पड़ेगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये राजा की क्वालिटी बताई गई है चाणक्य के द्वारा। चाणक्य कहता है कि राजा उद्यमी होना चाहिए, राजा परिश्रमी होना चाहिए। और मेगास्थनीज ने भी कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही परिश्रमी थे और समय चक्र के अनुसार काम करते थे। यानी कि उनका टाइम, जैसे ट्यूशन का क्लास का टाइम होता है ना, इस घंटी में हिंदी की पढ़ाई होगी, इस घंटी में, वैसे टाइम का एक जो चक्र है वो बनाया हुआ था, समय चक्र बनाया हुआ था कि इस समय ये करना है। तो राजा परिश्रमी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कैमरा देखे तब काम करना शुरू किए और कैमरा वाले पूछे कि आंसू से खाइए कि काट खाइए। अरे भाई, खाएंगे तो पेटे में जाएगा, कैसे? ये कोई क्वेश्चन है? तो कहने का मतलब है कि राज अगर दुर्वसनी हो जाएगी तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। तो पहला तो हो गया राजा की शक्ति और आदर्श, बहुत सारी चीजों का आपने को बताया है। दूसरा है राजनीति का क्या आदर्श है। तो कौटिल्य जो है पितृभाव पर राजत्व को स्थापित करता है। राजत्व का मतलब है कि राजा के अंदर पिता का भाव होना चाहिए। पूरी जनता जो है हमारे बच्चे हैं, उसके दिमाग में ये होना चाहिए, तभी वो सत्ता को बेहतर चला सकता है। क्योंकि राजा जो है वो प्रजा का कर्जदार होता है, ऋणी होता है। और जब तक प्रजा को सुख शांति नहीं मिलती है, उसका ऋण वापस नहीं होता है। तो प्रजा अगर सुखी रहेगी तो राजा का ऋण माफ होगा, ये कहना है कौटिल्य। सिर्फ कौटिल्य के नाम पर घमंड रख के उसमें से लाकर बैठ जाने से आपकी अकल नहीं आएगी। आपको अकल तब आएगी जब कौटिल्य के किए हुए बातों को आप संज्ञान में, उनके अर्थशास्त्र के सप्तांग सिद्धांत को पढ़िएगा, समझिएगा, तब आएंगे। आजकल तो बहुत सारे भवन के नाम भी कौटिल्य भवन हो गए, उसके अंदर बड़े बड़े ऐसे लगे हुए, लोग बैठते हैं। खैर, मुझे उससे क्या। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को कल्याण उसी प्रकार करना चाहिए जैसे पिता अपने पुत्र के कल्याण के बारे में सोचता है। और इस पितृभाव की अभिव्यक्ति को अशोक ने एक शिलालेख में भी दर्शाया। चौथे स्तंभलेख में अशोक कहता है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। चौथे स्तंभ लेख में सम्राट अशोक क्या कहता है? सारी प्रजा मेरी संतान है। सारी प्रजा
मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं अपने संतान के ऐहिक सुख और कल्याण की कामना करता हूं, उसी प्रकार मैं अपने प्रजा के कल्याण की कामना करता हूं। और चाणक्य इस संबंध में लिखते हैं कि अपने प्रजा के हित में निरंतर कार्य करना ही राजा का व्रत है। राजा का व्रत कोई पूजा पाठ, फोटो खिंचवाना, दिखाना नहीं है कि पूजा कर रहा है। आजकल क्या होता है कि अगर कोई देश का प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, कोई सांसद है, और गलती से मंदिर चला जाए तो पीछे हजारों कैमरे जाते हैं। मंदिर जाने से पहले उनके पीछे कैमरा है ही, आप पूजा करने जा रहे हो, कैमरा फोटो खिंचवाने थोड़ी जा रहे हो। कैसे पता चलेगा? और पूजा एकांत में। दिखावा का चीज नहीं है, वो एकांत का चीज है, अकेले किया जाता है साधना। खैर, माननीय लोग इंटायर पॉलिटिकल साइंस से पढ़े लिखे लोग हैं, वो कौन सी है? इंटायर पॉलिटिकल साइंस में यही होगा सर, मेबी। तो कहने का मतलब है कि प्रशासन ही उसके लिए धार्मिक कला है, और सबके साथ समानता का व्यवहार करना ही उसका सर्वोच्च दान है। राजा के लिए जो प्रशासन है वो उसकी धार्मिक कला है, और सबके साथ इक्वलिटी जो लाएगा, समानता का व्यवहार करेगा, यही सबसे बड़ा उसके लिए दान है। इसके लिए, राजा के लिए। और यही है राजत्व का आदर्श। एक राजा के लिए क्या आदर्श होना चाहिए, ये। उसके बाद आते हैं मंत्रीन। मंत्रीन का अर्थ होता है मंत्रिमंडल। चाणक्य ने जो बताया है मंत्रीन, और मंत्रीन का अर्थ है मंत्रिमंडल। तो राजा दैनिक कार्यों के संचालन के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आज भी बहुत सारे मंत्री आपको मिलेंगे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंत्री मिले। तो कौटिल्य का दृढ़ मत था कि राजा को अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि राज्य जो है, वो राज्य रूपी जो रथ है, इसका एक पहिया राजा के द्वारा नहीं चल सकता, रथ में 4 पहिए होने चाहिए। तो दूसरे पहिए के रूप में मंत्री परिषद की नियुक्ति की बात वो करता है, और इन मंत्रियों की नियुक्ति स्वयं राजा करेगा। और वस्तुतः ऐसा माना जाता है कि जो दैनिक कार्य होंगे, इसका निष्पादन माननीय मंत्रिमंडल के लोग करेंगे, यानी कि मंत्री करेंगे, मिनिस्टर्स करेंगे। ठीक है। और इन मंत्रियों की संख्या 3 या 4 होगी, और राजा इनका चयन अमात्य वर्ग के रूप में करेगा। यहाँ पे मंत्री जो 4 होंगे, अमात्य इनको कहा जाएगा, यानी कि उच्चाधिकारी, अमात्य वर्ग के रूप में करता था। और इस चयन प्रक्रिया का वर्णन कौटिल्य ने किया है, ऐसे उपधा परीक्षण कहता है। अमात्य के चयन प्रक्रिया को कौटिल्य क्या कहता है? उपधा परीक्षण। उपधा परीक्षण कहता है, जिसको उपधा शुद्धम के नाम से भी जाना जाता है। उपधा शुद्धम के नाम से भी जाना जाता है। और यह आधुनिक संसद के समान बनेगी जब हम अगले पॉइंट में आए। देश की रक्षा करना, विदेशों से संबंध स्थापित करना, द्रव्य और राज्य के साधन, कार्य की कला तथा स्थान का निश्चय, आकस्मिक आपत्तियों में व्यवस्था करना, और कार्य की विधि को संचालित करना, ये मंत्री का काम। तो मंत्री की संख्या कितने बताया है? 3 या 4। 3 से 4। एक इनको क्या कहा गया है? अमात्य। इनको कहा गया है अमात्य वर्ग, हाँ, उच्च पदाधिकारी। अब चौथा बिंदु जो है वो है मंत्री परिषद, जिसको आधुनिक समय में सभा कहते हैं, यानी कि आधुनिक काल में जो हमारा संसद है, इसी से प्रेरित। तो मौलिक केंद्रीय प्रशासन में मंत्री परिषद नाम की संस्था भी थी, और इसका संबंध प्रशासनिक दैनिक कार्यों से था। ठीक है। और यह आवश्यक कार्यों के लिए बुलाया जाता है। तो इस सभा में लगभग 1000 ऋषि होने का अनुमान मिलता है। ऐसा नहीं। कौटिल्य ने कहा कि जैसे इंद्र के दरबार में 1000 ऋषि होते थे, वैसे राजा के दरबार में भी एक बड़ी सभा होनी चाहिए, बड़ा संसद, पार्लियामेंट होना चाहिए। आज भी भारत के संसद में लगभग 543 और 250, 800 के आसपास जो सदस्य हैं, इस संख्या की बढ़ेगी। तो ये जो है मंत्रणा करने के लिए राजा इनको मनोनीत करेगा।
ठीक है। और प्रशासनिक तंत्र की बात कही गई है तो मौर्य काल में प्रशासन जो है अत्यंत कुशल था, सुव्यवस्थित था, और इसमें 18 विभागों का उल्लेख कौटिल्य करता है, और इनके अध्यक्षों को अमात्य कहा जाता है। ये जो विभाग आपको दिख रहे हैं, इनके अध्यक्ष जो होते थे इनको भी अमात्य कहा जाता था, और इनके जो विभागाध्यक्ष होते थे इनको तीर्थ कहा जाता, यानी कि जो इनके मिस्त्री होते थे उनको अमात्य कहा जाएगा, और जो इसके एचओडी होते थे उनको तीर्थ कहा जाएगा। और ये 18 अधिकारी निम्नलिखित थे। एक था मंत्री पुरोहित। तो मंत्री पुरोहित का काम था राजा को परामर्श देना। दूसरा था सेनापति, जो सेना के सैन्य कार्य का संचालन करता था। तीसरा था राज, जो राज के प्रशासन में सहायता करता था राजा का। द्वारी था, जो द्वारों की रक्षा करता था। अंतर्विशक था, जो अंतःपुर का रक्षक होता था। प्रशास्त्री था, जो पुलिस विभाग का अध्यक्ष होता था। इसी में समाहर्ता थे, जो राजकीय कर और अन्य जो टैक्सेज होते थे उसको कलेक्ट करते थे, राजकोषीय ग्रहण करते थे, कोष को मजबूत करते थे। संविधाता होता था, जो राज के कोष तथा आय व्यय का अधिकारी था कि भाई कहाँ आया कहाँ गया। प्रतिष्ठा था, जो नैतिक अपराधों के लिए मुख्य न्यायाधीश था। और नायक जो होता था, विजयनगर में नायक अलग था, लेकिन यहाँ का नायक जो है वो होगा प्रमुख पुलिस अधिकारी। नायक के बाद फौज, जो राजधानी का प्रशासक होता था। व्यवहारिक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस था। कमांडिक कारखानों का अधिकारी था, यानी कि इसको हम लोग उद्योग का अधिकारी कर सकते। मंत्री परिषद का अध्यक्ष तो एक अध्यक्ष होता था, जो मिनिस्ट्री का अध्यक्ष होता था। दंडपाल तो पुलिस का जो हेड ऑफिसर होता था, प्रधान अधिकारी होता था, उसको दंडपाल कहते थे। दुर्गपाल जो किले का रक्षक होता था। अंतपाल सीमाओं का रक्षक होता था। आठवीं जंगल का प्रधान था। और ये सभी जो थे अमात्यों से ही नियुक्त किए जाते थे। अब तीर्थ के बाद इनके नीचे भी अध्यक्ष होते थे, तीर्थ के नीचे भी अध्यक्ष होते थे, या राज्य के दूसरे श्रेणी के अधिकारी होते थे, जैसे भूमि का अधिकारी अलग, सूरा का अधिकारी अलग, मुद्रा का अलग, वित्तीय का, मतलब जितने डिपार्टमेंट थे उसके एक अलग अलग अधिकारी भी थे, यानी कि वो तीर्थ के नीचे होते थे। आगे लोग पढ़ते हैं प्रांतों का प्रशासन। तो प्रांतों के प्रशासन की बात की जाए तो मुख्यतः 6 भागों में माना जाता है, और इन प्रांतों को चक्र कहा जाता था। मौर्य काल में प्रांतों को कहा जाता था चक्र कहा जाता था। और इसमें समानता यह माना गया था कि जो राजवंश के सदस्य होते हैं, यानी कि जो युवराज होता था, उनको ही नियुक्त किया जाता था इनका शासन संभालने के लिए। तो एक था गृह राज्य। तो गृह राज्य में मगध का निकटवर्ती क्षेत्र, जिसका राजधानी पाटलिपुत्र था, इसका प्रशासन जो है सम्राट अपने से करता था। इसको गृह राज्य का नाम बोला। दूसरा होता था उत्तरापथ। उत्तरापथ में चले जाओ तो कंबोज, गंधार, कश्मीर, अफगानिस्तान, पंजाब आदि प्रदेश थे, और इसकी राजधानी जो थी वो थी तक्षशिला। तीसरा प्रांत था अवंती राष्ट्र। तो इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और इसके अंतर्गत गुजरात, कठियावाड़, मालवा, राजस्थान आदि प्रदेश आते थे। चौथा है दक्षिणापथ। तो विंध्याचल के दक्षिण का समेत जो क्षेत्र है, शुद्ध दक्षिण भागों को छोड़कर ये था, और इसकी राजधानी स्वर्णगिरी, जो कर्नाटक है। पांचवा है कलिंग। तो अशोक ने कलिंग को एक अलग प्रांत बनाया था, पृथक प्रांत बनाया था, और इसकी राजधानी तोसाला। और छठा है पश्चिमोत्तर क्षेत्र। इसमें सेल्यूकस से जो दहेज में मिला था, चाहे वो एरिया हो, एराकुसिया हो, ग्रेडोसिया हो, फिर वो पेसिडियाई क्षेत्र हो, ये था। इसका राजधानी कपिसा था। तो कुल मिला के 6 प्रांतों में विभक्त था। और प्रांत के गवर्नर जो होते थे वो राजवंश के सदस्य होते थे। इन्हें कुमार कहा जाता था या आर्यपुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुमार या आर्यपुत्र। प्रांतों में भी वैसे ही मंत्री परिषद या जो विभिन्न डिपार्टमेंट है वो वैसे ही होते थे जैसे केंद्रीय प्रशासन में था। और इसकी अन्य प्रशासनिक इकाइयां भी थी,
प्रांत मंडल विभाजित थे। मंडल के बाद जनपद होता था, जनपद को आहार या विषय भी कहा जाता था। और इनके अधिकारी अमात्य और महामात्र होते थे। स्थानीय 800 ग्राम को मिलाकर एक स्थानीय बनता था। 400 गांव मिलता तो द्रोणमुख बनता था। 200 गांव मिलता तो खवाटिक बनता था। और 10 गांव मिलकर एक संग्रहण बनता था। ये नाम हो गया 800 गांव को स्थानिक स्तर पर गए। तो ग्राम प्रशासन को भी हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना है। बाय।